नमस्कार साथियों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वांटम नंबर के बारे में, है ना। ये कि क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं। तो देखिए, क्वांटम संख्याएं 4 होती हैं और ये किसके बारे में जानकारी देती हैं? ये देती है हमारे को इलेक्ट्रॉन के बारे में। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन की सही से स्थिति पता करने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन में कितनी ऊर्जा होती है ये पता करने के लिए, है ना। इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड यानी कि इसका जो वेग होता है, क्योंकि ये गोल घूमेगा इससे, तो कौन सा वेग होगा? कोणीय वेग, है ना। तो कोणीय वेग कह देते हैं या फिर संवेग। संवेग का मतलब हो जाएगा कि इसके वेग को द्रव्यमान से भी गुणा कर देते हैं तो संवेग प्राप्त हो जाता है। तो कोणीय संवेग पता करने के लिए, इन सब बातों का पता करने के लिए कि ये कहाँ पर स्थित है, कौन से कोष में है, कौन से उपकोष में है, कौन से कक्षक में है ना, जो कि स्थिति में आ जाएगा। फिर तो स्थिति, ऊर्जा, कोणीय संवेग यानी कि इलेक्ट्रॉन के बारे में सभी प्रकार की जानकारी देने के लिए जिन संख्याओं का हम उपयोग करते हैं, उन संख्याओं को हम कहते हैं क्वांटम संख्याएं, यानी कि क्वांटम नंबर कहते हैं। और ये टोटल कितनी होती हैं? 4 होती हैं। यानी कि क्वांटम संख्याएं कितनी होती हैं? 4 होती हैं। कितनी होती हैं? 4 होती हैं। और इन 4 क्वांटम संख्याओं से हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में संपूर्ण जानकारी पता चलती है। जैसे पिन कोड नंबर नहीं होते क्या? पिन कोड नंबर से मतलब जो भी हम पोस्ट भेजते हैं तो उस पिन कोड पे चली जाती है, उस स्थायी पते पे चली जाती है। तो ठीक वैसे ही जिस इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं, उसके लिए, उसकी सारी स्थिति को बताने के लिए हम नंबर का मतलब नंबर से उसकी स्थिति को प्रदर्शित करेंगे। तो उन चारों नंबरों को हम क्वांटम संख्याएं कहते हैं। अब वो चारों नंबर कौन कौन से हैं, हम एक एक को पढ़ते हैं। तो देखिए, जो फर्स्ट होती हैं क्वांटम नंबर, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल या फिर मुख्य क्वांटम संख्या, है ना। हिंदी में तो कहेंगे मुख्य क्वांटम संख्या, या फिर इसको इंग्लिश में कहेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब देखो, ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये किसके बारे में हमारे को बताता है? तो ये बताता है, देखिए, सबसे पहले कोष के बारे में, यानी कि जो कक्षा होती हैं उसके बारे में ये बताता है। किसके बारे में बताता है? कोष या फिर कक्षा जो होती है, कक्षा यानी कि ऑर्बिट, या फिर हम बोलते हैं सेल, उसके बारे में, ठीक है ना। तो सेल या ऑर्बिट के बारे में बताएगा। इसको इंग्लिश में क्या कर देंगे हम? सेल या फिर ऑर्बिट का क्या बताएगी? ये आकार बताएगी। उसको बताएगी कि ये कौन से मतलब सेल के अंदर, कौन से कोष के अंदर इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। यानी कि हम, अच्छा, कोष या कक्षा क्या होती हैं? जैसे K, L, M, N, ओके, इस प्रकार से चलता रहते हैं ये। अच्छा, इसमें क्या होगा? इसका नंबर होता है 1, 2, 3, 4, यानी कि जो परमाणु होता है, जैसे ये परमाणु होता है, ये इसका नाभिक हो गया, इसकी पहली कक्षा जिसको हम K, फिर ये L, ये M, है ना, ये इसके बाहर N, इस प्रकार से। तो मतलब कोष की संख्या बताने के लिए, कोष का जैसे आकार बढ़ता जाएगा इसका, परमाणु का, जैसे जैसे कोष की संख्या बढ़ती जा रही है, परमाणु का आकार बढ़ता जाएगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि सर, कोष या कक्षा का आकार बताएगा, कोष के नंबर बताएगा ये। अच्छा, देखिए, अब इनको हम क्या कहते हैं? जो मुख्य क्वांटम संख्या है, इसको प्रदर्शित करते हैं हम N से। किसे प्रदर्शित करते हैं? N से। यानी कि इसके लिए एक सिंबल काम में ले लेंगे, N, ओके। तो N से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। N का मतलब क्या हो गया? मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये N की वैल्यू हो गई कितनी? 1, 2, 3, 4, और इसका नेम क्या हो जाएगा? KLMN। यानी कि ये क्या बताएगी? कोष का आकार, यानी कि कोष की आकृति बताएगी, कोष का आकार बताएगी, या फिर हम कह सकते हैं कि ये परमाणु का आकार बताती है। क्या बताती हैं? परमाणु का आकार बताती हैं। क्योंकि देखिए, आकार कैसे बताएगी? यदि मान लो N का नंबर कम है, यानी कि जैसे 2 कोष ही हैं, तो वो छोटा होगा, 3 कोष है तो और बड़ा होगा, 4 कोष है तो और बड़ा होगा, 5 कोष है तो और बड़ा होगा। कहने का मतलब जैसे जैसे कक्षाएं बढ़ती जाएगी, परमाणु का आकार बढ़ता जाएगा। तो ये हमारे को परमाणु के आकार के बारे में बताती हैं। दूसरी बात ये क्या बताती हैं? इस कोष की ऊर्जा कितनी होती है। तो मैंने आपको बताया था कि जो अंदर वाला कोष है, पहला कोष, इसकी ऊर्जा कम होगी। किसकी तुलना में? बाहर वाली कक्षाओं की तुलना में। तो बाहर वाली जो कोष होते हैं, बाहर वाली जो कक्षाएं होती हैं, उनकी ऊर्जा ज़्यादा होती हैं। तो ये ऊर्जा के बारे में बताती है। यानी कि ये जो N है, ये क्या बताएगी? यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये कोष की ऊर्जा भी बताती हैं। क्या बताती हैं? कोष की ऊर्जा के बारे में भी बताएगी कि किसकी ऊर्जा कम और किसकी ऊर्जा ज़्यादा होती है। तो देखो, यहाँ पर हम बात करें तो K की जो ऊर्जा है वो सबसे कम होगी, फिर K से ज़्यादा ऊर्जा होगी L के पास में, L से ज़्यादा ऊर्जा होगी किसके पास? M के पास, और M से ज़्यादा ऊर्जा किसके पास? N के पास। ऐसे चलता जाएगा। यानी कि सबसे ऊर्जा कम होगी किसके पास? K के पास, ओके। तो KLMN, ये सीक्वेंस से बढ़ते हुए क्रम में क्या है? ऊर्जाएं इस प्रकार से बढ़ रही हैं। तो ये भी कौन बताती है? हमारे को मुख्य क्वांटम संख्या बताती हैं।
ठीक है, तो ये पहली जो क्वांटम संख्या है जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके बारे में हुआ। अब हम पढ़ते हैं सेकंड जो क्वांटम संख्या होती हैं उसके बारे में। ठीक है, और देखिए इसके अंदर ये भी है कि इसके अंदर मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, तो ये भी आपको बता देता हूँ। तो देखो वैसे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जो क्वांटम संख्या है वो दूसरी क्वांटम संख्या बताएगी कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि सर कोष के अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो देखो कोष के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का जो फॉर्मूला था कौन सा, ये वाला, कौन सा, कोष में इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने का सूत्र जो था, कोष में इलेक्ट्रॉन्स ज्ञात करने का जो सूत्र था, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्ञात करने का जो सूत्र था वो होता है 2n²। ठीक है ना, इससे हम पता करते हैं कितने इलेक्ट्रॉन कोष में भरे जाते हैं। जैसे मान लीजिए हम पहले कोष की बात करें तो पहले कोष के अंदर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो यहाँ पे क्योंकि n का मतलब क्या है, यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो कि 1 2 3 4 ये इस कोष के नंबर ही बता रहा है। तो यहाँ पे n की जगह जब हम 1 पुट करेंगे तो देखो फॉर्मूले में रखो, यहाँ पर 1 रखो, 1 का स्क्वायर करो तो भी 1 ही होगा, फिर उस 1 को 2 से गुणा करो तो 2, यानी कि पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2। अगर हम बात करें n की वैल्यू 2 रख करके, यानी कि दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो देखो ये सब नॉलेज दे रही है कौन, ये क्वांटम संख्याएं। अब देखो हम इसकी बात करें, इस दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो दूसरे कोष में कितने हो जाएंगे, यहाँ पे n की जगह 2 रख के देखो, 2 का स्क्वायर करोगे 4, 4 दूनी 8, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसमें, दूसरे कोष में। अगर हम बात करें तीसरी कक्षा की या तीसरे कोष में, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ पे 3 को 3 का स्क्वायर करो, 9 और 9 को 2 से गुणा करो तो 18, तो तीसरे कोष में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। एंड अगर हम बात कर लेते हैं इसे चौथे कोष की, तो चौथे कोष में कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 4 चौक 16, 16 दूनी 32, तो यहाँ पे 32 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे इस चौथी कक्षा में। तो इस प्रकार से हम ये जो मुख्य क्वांटम संख्या होती हैं ये हमारे को इतनी सारी नॉलेज देती हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो सेकंड क्वांटम संख्या होती हैं जिसको हम बोलते हैं द्विगंशीय क्वांटम संख्या। क्या बोलते हैं, द्विगंशीय क्वांटम संख्या। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सेकंड जो क्वांटम संख्या होती हैं द्विगंशीय या द्विगंशी। ओके, तो द्विगंशी क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या इसको हम इंग्लिश में कहेंगे एजीमुथल, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ऐसे शॉर्ट में लिख देता हूं मैं ना, एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं इसको। और इसको देखो एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम शॉर्ट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एल से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, स्मॉल एल से। अब देखो ये होती क्या है, किसके बारे में बताती हैं, तो अभी हमने पीछे वाली जो क्वांटम संख्या पढ़ी थी उसमें देखा था कि कोष का आकार बताएगी, वो कोष के बारे में बताएगी। ये बताती हैं उपकोष के बारे में, किसके बारे में, उपकोष के बारे में, कि कोष के अंदर कितने उपकोष होंगे, कोष के अंदर कितने उपकोष होंगे। तो ये क्या बताती हैं, इस उपकोष के बारे में बताती हैं। कोष के बारे में कौन बताएगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और उपकोष के बारे में कौन बताएगी, ये वाली द्विगंशी क्वांटम संख्या या फिर एजीमुथल क्वांटम संख्या क्या बताएगी, उपकोष के बारे में बताएगी, कि उपकोष का आकार बताती है हमारे को, उपकोष की ऊर्जा बताएगी ये, है ना, उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होंगे, है ना, ये सब, उपकोष में कितने कक्षक होंगे, ये सब बातें कौन बताएगी, द्विगंशी क्वांटम संख्या। तो हम बताते हैं देखिए जो उपकोष में ये कैसे बताएगी, उसका आकार कैसे होगा, उसकी आकृति कैसी होगी, है ना, शेप और साइज बताती है ये। तो देखो ये कैसे बताएगी, तो हम बात करते हैं, जैसे आपको पहले बताया था कि जो कोष होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे पहला कोष, है ना, दूसरा कोष, तीसरा कोष, चौथा कोष, ऐसे इसको हम बोलते हैं के। ओके, एल एम एन, इनके बारे में तो कौन बता रही थी, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब हम बता रहे हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या जो कि उपकोष के बारे में बताएगी। तो देखो पहले वाले कोष के अंदर ओनली एक ही उपकोष होगा एस, ठीक है। दूसरे वाले में क्या होगा, इसके अंदर एस और पी दो उपकोष होंगे। कितने होंगे दूसरे वाले में, वैसे देखो उपकोष कितने होते हैं पहले मैं ये बता देता हूँ आपको। तो ये उपकोष जो होते हैं ना वो एस पी डी एफ ये ऐसे चलते हैं, ठीक है ना। तो आप मेनली इन चारों को ही समझ लो क्योंकि वो आगे वाले कभी काम में नहीं आएंगे, ठीक है ना। इन चारों से ही 118 तत्वों में इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं। तो एसपीडीएफ जो चार उपकोष होते हैं या जो सब ऑर्बिट होते हैं, तो इनके अंदर देखिए इनकी शेप कैसी होगी, है ना, इनका आकार कैसा होगा, इनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो सब कौन बताएगा, द्विगंशी क्वांटम संख्या यानी कि एल बताएगी। तो देखो इनमें जो होता है मैंने आपको पहले ही बताया था, अभी भी बता रहा हूँ कि इसका जो एल का जो मान होता है वो n-1 होता है। एल का मान कितना होगा, n-1, यानी एक से कम होता है, एक कम होता है n से। जैसे n की नंबरिंग हमने 1 से स्टार्ट की थी है ना, 1 2 3 4, तो इसकी नंबरिंग में क्या चलेगा, 1 से कम चलेगा, यानी कि यहाँ 1 से कम करोगे तो 0 1 2 3 ऐसे चलता है ये। तो आप फिक्स ही याद रख लेना कि एस के लिए 0
P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3। ये क्या हो गया, L का मान है। ये किसका मान है, L का मान है। ओके, तो S उपकोष के लिए L का मान 0 होगा, P उपकोष के लिए 1 होगा, D उपकोष के लिए 2 होगा, F उपकोष के लिए 3 होगा। क्यों, क्योंकि ये N से 1 कम होता है हमेशा। तो ये ध्यान रखना, ये हमारे को बताती है कि जो L का मान होगा वो हमेशा ही कम होगा किससे, N से। तो यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो N का मान है वो हमेशा ही ज़्यादा होगा किससे, L से। ओके, और L का मान कम होगा हमेशा ही किससे, N से कम होगा। ठीक है, तो अधिक होने का तो सवाल ही नहीं है, यानी कि जब बराबर ही नहीं होता है, कम होता है L का मान, तो ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता है। ओके, यानी कि L का मान अधिकतम नहीं हो सकता, मतलब N से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ओके, ये बात है। अब देखिए हम बात करते हैं कि इनके अंदर उपकोषों के अंदर जो कक्षक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो वो अगली वाली क्वांटम संख्या बताएगी। पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि इनमें कक्षक कितने होंगे। ठीक है ना, तो देखो कक्षक कितने होंगे, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर कक्षकों के जो बारे में बताएगी वो तीसरे नंबर की क्वांटम संख्या बताएगी। तो ये हमारे को इतना सा ही बताती है कि जो उपकोष होते हैं उनका क्या बता देगी, ये आकार बता देगी, उनकी आकृति बता देगी, है ना। तो आकृति कैसी होती है वो आकृति के बारे में बता देता हूँ मैं आपको ना, क्योंकि आकार और आकृति के बारे में कौन बताता है, उपकोष के आकार और आकृति के बारे में कौन बताता है, ये वाली द्विगलसी क्वांटम संख्या बताती हैं। तो देखो इनके आकार और आकृति कैसी होती हैं वो भी समझ लो। देखो यहाँ पर देखिए एस जो होता है ना, उसकी जो आकृति होती है वो ऐसी होती है गोल। ओके, कैसी होगी, गोल सर्किल जैसी होगी। और इस पी की आकृति कैसी होती है, तो इस पी की आकृति ऐसे डंबलाकार होती हैं, ऐसे। ठीक है, कैसी होती हैं, डंबलाकार। तो इसकी आप लिख लोगे कैसी होती हैं, गोल सर्किल जैसी होती हैं। इस पी की आकृति कैसी होती हैं, हम ऐसे ही बात कर रहे हैं ना, ये एस की आकृति हैं, ये पी की आकृति हैं। पी की आकृति कैसी होगी, डंबलाकार, यानी कि डंबल के आकार की, डंबलाकार, यस डंबलाकार होती है। ठीक है ना। और डी की आकृति कैसी होती है, द्विडंबलाकार, यानी कि दो डंबल हो जाएंगे, जैसे एक डंबल ये हो गया और दूसरा डंबल ये हो गया। तो इस प्रकार से इसकी आकृति हो जाएगी, डी की आकृति हो जाएगी ये द्विडंबलाकार, द्विडंबलाकार। ये किसकी आकृति हो गई, द्विडंबलाकार, डी की। और एफ की आकृति कैसी हो जाएगी, तो ये देखो आगे ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो अब जैसे इसमें 2, इसमें 4, तो इसमें 6 हो जाएंगी, यानी कि ये जो पालियां बोल सकते हैं, इनको लोब बोल सकते हो आप। तो ये लोब के नंबर कितने हो जाएंगे, ऐसे यहाँ पर 6 हो जाएंगे, क्योंकि देखो 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे 2-2 नंबर बढ़ते जाएंगे। तो क्योंकि ऐप में कितने हो जाएंगे, ऐसे 6 हो जाएंगे। तो इसकी आकृति मैं यहाँ पे बना देता हूँ ऐसे, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये तो सेम है। अब 4 के बाद में ये 5 और ये 6। तो इस प्रकार से ये आकृति हो जाएगी किसकी, इनको बोल सकते हैं हम 6 पालियाँ होती हैं। कितनी पालियाँ होती हैं, 6 पालियाँ, यानी कि बहु पालियाँ हो जाएगी, बहुत सारी पालियाँ हो जाएगी, इनमें 6 पालियाँ हो जाएगी। तो इस प्रकार से इनकी आकृतियाँ कौन बताता है, इनकी आकृति और जो कैसी होती है इनकी शेप, है ना। शेप का मतलब आकृति। तो इनकी आकृति के बारे में कौन जानकारी देगा, ये द्विगंसी क्वांटम संख्या बताती हैं। तो इस प्रकार से इनकी आकृति बताएगी। ठीक है ना। अब इनकी नेक्स्ट जो क्वांटम संख्या होती हैं उसकी हम बात करते हैं, और वो होती हैं तीसरे नंबर की चुंबकीय क्वांटम संख्या, यानी कि मैग्नेटिक। ओके, मैग्नेटिक जो क्वांटम संख्या होती है, जो क्वांटम संख्या होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो जो क्वांटम संख्या ये वाली जो मैग्नेटिक बोलते हैं, चुंबकीय को ना मैग्नेटिक, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। देखो ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हैं, क्योंकि यहाँ पे एम से स्टार्ट हुई तो इसको एम से ही रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से, स्मॉल एम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। किसको, चुंबकीय क्वांटम संख्या या फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को। तो ये क्या बताती हैं, ये बताती हैं उपकोष में क्या बताएगी, कक्षकों की संख्या। उपकोष में कक्षकों की संख्या बताएगी, और कक्षकों का आकार बताएगी, कक्षकों की आकृति बताएगी, कक्षकों में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, ये सब बातें बताएगी कौन, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम। अब देखो जो आपको एसपीडीएफ बताया था, है ना, जो अभी आपको एसपीडीएफ बताया था, यहाँ पे बताते हैं एस, पी, डी और एफ, ये जो 4 उपकोष होते हैं। अब इनमें कक्षक कितने होंगे, है ना, इन चारों उपकोषों में कक्षक कितने कितने होंगे वो कौन बताएगा, ये बताती है अपने मैग्नेटिक क्वांटम संख्या। अच्छा, ये मैग्नेटिक क्वांटम संख्या और भी बताती है जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन के बारे में ये क्या बताती हैं कि इलेक्ट्रॉन की, मतलब इलेक्ट्रॉन के बारे में उसकी प्रकृति बताती हैं। ये चुंबकीय क्वांटम संख्या ना, तो इलेक्ट्रॉन की क्या बताती है, ये प्रकृति, यानी कि इलेक्ट्रॉन की नेचर बताएगी। ओके,
यहाँ पर ये चुंबकीय क्वांटम संख्या से ही हम जीमान प्रभाव और स्टोक प्रभाव पता करते हैं, ठीक है ना, जो कि इलेक्ट्रॉन से संबंधित इफेक्ट हैं। तो यहाँ पर क्या बताएगा, देखो ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये बताएगा आपको ये इसको कैसे पता करते हैं। तो देखो m की जो वैल्यू होती है इसका एक फॉर्मूला है, m की वैल्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा m की वैल्यू हो जाएगी +L से लेकर के -L तक, या फिर ऐसे लिख लो, हाँ +L से -L तक। ये किसकी वैल्यू हो गई, m की वैल्यू हो गई। तो अब देखना m की वैल्यू इनसे निकालेंगे हम L से, L की वैल्यू पिछली वाली देखी थी, द्विघातीय क्वांटम संख्या को हम बोलते हैं L। तो देखो ये कैसे देखते हैं, तो देखिए S के लिए अभी मैंने आपको बताया था जो उसका मान होता है किसका, L का मान। तो S के लिए L का मान कितना होता है, 0, P के लिए कितना होता है 1, है ना, D के लिए कितना होता है 2 और इसके लिए 3। ऐसे सीक्वेंस से चलेगा, ये आप ऐसे याद भी रख सकते हो। अब देखो इनके लिए क्या पता करते हैं हम, M का मान। तो M का मान कितना हो जाएगा, वो M का मान यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो आगे लिख देते हैं उधर, चलो यहीं पे लिख लो m का मान, या m बराबर लिख लो। तो देखो s में कितना होगा, अब बताओ +L से -L तक। +L से -L का मतलब होगा कि अब इस जीरो को आप माइनस में भी लिखो और प्लस में भी लिखो। तो जीरो तो क्योंकि जीरो ही होता है, प्लस माइनस में होता नहीं है, तो जीरो का मतलब यहाँ पे m का मान कितना होगा, 0 ही होगा। अगर हम इसकी बात करें तो देखना यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा एक तो 1 लिख दिया हमने, अब इस 1 को +1 भी लिखो और -1 भी लिखो, तो ये +1 ही लिखा हुआ वैसे। अब इसको -1 की तरफ चलते हैं, तो -1 की तरफ चलेंगे तो पहले 0 आएगा और उससे भी फिर इधर चलेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। यानी कि यहाँ पे आपको 3 चीज़ें दिख रही हैं, 1, 0 और -1। ओके, तो यहाँ पर अगर हम कक्षक देखेंगे तो टोटल 3 हो गए, 1, 2, 3। ओके, यहाँ पर कक्षक देखेंगे तो कक्षक की गिनती तो 1 आ रही है, बट उसका m का मान कितना है, 0 है। यहाँ पर कक्षकों की संख्या 3 आ रही है, जो कि -1, 0 और 1 है। ओके, और यानी कि P कक्षक, P जो उपकोष है उसमें 3 कक्षक होंगे, S उपकोष में 0, मतलब 0 का मतलब है 0 तो m का वैल्यू है, एक ही कक्षक होगा, है ना। 0 को हम क्या मानेंगे यहाँ पे, एक नंबर में तो एक ही है ना। अगर हम नेक्स्ट बात करें D में, तो D में कितना होगा, तो D में देखिए 2 है, तो 2 को आप कैसे लिखोगे, 2 को हम ऐसे लिखते हैं, ये 2 लिख दिया। अब 2 से पहले क्या आता है, 1 आता है, 1 से पहले 0 आता है, 0 से पहले -1 आता है, -1 पहले से -2 आता है। तो ये वाला है, यानी कि इसमें +L से -L तक, यानी कि जो L का मान है, ये क्या था, L का मान है ना, ये L का मान है। ओके, ये L का मान था। तो L का मान पॉजिटिव से लेकर के नेगेटिव तक होता है, यानी कि L का मान जैसे यहाँ पे 2 है ना, तो 2 को आप पॉजिटिव से लेकर के नेगेटिव तक, या फिर नेगेटिव से लेकर के पॉजिटिव तक लिखना है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे यहाँ पे। आप ऐसे भी कह सकते हो, आप इसको कि कैसे कह सकते हो, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि सर जो m का मान होगा वो 2 या L+1, मतलब 2L+1 होगा, L+1 ऐसे कह सकते हैं हम, 2L+1। L का दुगना करके 1 जोड़ दो, जैसे L का दुगना करो, 2 का दुगना 4, 4 में 1 जोड़ दो 5, तो गिनो इनको, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर होंगे, है ना। इसमें गिन लो, इससे डायरेक्ट निकालो। m का मान कैसे निकालोगे, L को डबल करके 1 जोड़ो, 3 का दुगना 6, 6 में 1 जोड़ो 7, यानी कि यहाँ पे 7 बनने चाहिए, और बनेंगे भी 7। देखना कैसे 7 कैसे बनेंगे, यहाँ पे तो 7 ऐसे बनेंगे, देखना 3 लिखिए आप, ये जैसे हम 0 से चल लेते हैं, 0, 1, 2, 3, तो ये है ना, इधर माइनस के वैल्यू को -1, -2 और -3। अब इनको गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इस प्रकार से ये टोटल कितने कक्षक हो जाएंगे, इसमें 7, यानी कि 7 ऑर्बिटल होंगे, किसमें, F वाले में। अब वो ऑर्बिटल कौन से होंगे, इनके नाम क्या होंगे, वो भी ये बताती है। तो नाम देखो, नाम क्या क्या होंगे इनके। जो S वाला है उसमें तो 1 होगा, है ना। कक्षकों के नेम, यहाँ पे कक्षकों की संख्या हो गई है टोटल, यहाँ कक्षकों की संख्या लिख देते हैं हम, कक्षकों, कक्षक, है ना, कक्षक या ऑर्बिटल की संख्या। तो कक्षक या ऑर्बिटल की टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 1, 0, यानी कि 1 कक्षक है, यहाँ पर 1, 2, 3, इनको गिनना है, मतलब इनको गिन के लिखना है। तो यहाँ पे 1 नंबर आ रहा है, तो 1, यहाँ पे 1, 2, 3, 0 भी काउंट होगा, ठीक है ना। तो 3 हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए, इनको मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 होंगे, और यहाँ पर 7 होंगे। अब इस प्रकार से ये कक्षकों की संख्या आ गई। अब इन कक्षों की संख्या आ गई तो इनके नेम भी देखो, चाहे कक्षों की संख्या कैसी कैसी होगी। तो यहाँ पर देखो, इनकी हम उपकोष की आकृति पहले देख चुके हैं कि ये गोल होती हैं, ये डंबलाकार होती है, द्विडंबलाकार होती हैं, और ये द्विडंबल से भी ज़्यादा, यानी कि उसमें 6 पालियाँ होगी, फिर और चलेंगे तो आगे ज़्यादा पालियाँ हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये तो लिखी दिया। अब इनमें देखो, इसमें एक ही कक्षक होगा, तो एक कक्षक होगा तो मैं ऐसे बना देता हूँ, इसमें एक कक्षक होगा बस ऐसे। ओके, इस प्रकार का स्क्वायर शेप में हो जाएगा, ये एक कक्षक हो गया। इसमें 3 कक्षक होंगे तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं,
ये जो P हैं इसके अंदर 3 कक्षक होंगे इस प्रकार के, 1 2 3। अब देखिए अगर हम बात करें इसकी, है ना, इसकी बात करें तो इसमें 5 कक्षक होंगे। यहाँ से ऐसे चलिए, इसमें 5 होंगे। 5 होने का मतलब ऐसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गए। ओके, 5 कक्षक होंगे और इसके अंदर ऐसे 7 होंगे, यानी ये एक ही कोश है। देखो इसका नाम क्या है, ये पूरा एस कक्षक हो गया। इस P के ये 3 कक्षक हो गए, क्योंकि इस एक ब्रैकेट को हम बोल रहे हैं कक्षक ऑर्बिटल। ओके, तो इसमें 3 ऑर्बिटल हो गए, इसमें 5 ऑर्बिटल हो गए, इसमें 7 ऑर्बिटल होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 और 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। तो वैसे 7 ऑर्बिटल उसमें होते हैं, ठीक है ना। तो अब इन ऑर्बिटल्स के नेम भी हैं कि इन ऑर्बिटल का नाम क्या है, इन कक्षकों का नाम क्या है। तो देखो कक्षकों का नाम क्या होगा, इसका तो कुछ नाम है नहीं, क्योंकि इसको हम ऐसे कहेंगे बस। इसमें देखिए क्योंकि ये P के ही पार्ट है, तो इस पहले वाले को बोलेंगे PX, इस वाले को बोलेंगे PY और इस वाले को बोलेंगे PZ, क्योंकि ये ऐसे होते हैं। जैसे हमने ग्राफ बनाया, अपने मैथ में ग्राफ बनाया होगा, ये x एक्स है और ये y एक्स है ना। तो ये PX किस पे होगा, इसके ऊपर होगा। ऐसे द्विडंबलाकार होता नहीं है, तो इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से। ओके, जब PY की बात करेंगे तो PY कैसा होगा, PY ऐसा होगा, ये ग्राफ इसके ऊपर होगा PY। ओके, PZ कैसा होगा, तो Z वाली जो लाइन बनाते हैं वो ऐसे बनाते हैं, इधर होती है ये ऊपर के साइड है ना, 90 डिग्री में ऐसे ऊपर के साइड, तो Z वाले पे हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से तीनों की आकृति हो जाएगी। अगर हम बात करें नेक्स्ट उनकी, तो उनकी आकृति कैसी होगी, इनका नाम क्या होगा, तो देखो इसका नाम तो यहाँ पे कुछ नहीं, ऐसे ही रहेगा, बस एक ही है इसलिए। अब इसमें देखो इसका D का, ये सब D के पार्ट हैं, तो D के पार्ट कितने होंगे, तो इस पहले वाले का नाम है D। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखो D की आकृति कैसी होती है, वैसे द्विडंबलाकार। तो इसको आकृति को समझो पहले आप, द्विडंबलाकार होती है ना, जैसे ये एक्स एक्स ये वाई एक्स। अब यहाँ पे द्विडंबल, 2 डंबल होते हैं, तो एक डंबल तो हम यहाँ पे बनाते हैं इस प्रकार से, ओके, और दूसरा डंबल हम यहाँ पे बनाते हैं। अब देखिए ये डंबल किस किस के बीच में है, एक्स और वाई के बीच में है, तो यहाँ पर इसका नाम ही क्या लिखेंगे, इस पहले वाले का नाम हो जाएगा DXY, ठीक है ना। अब इस दूसरे वाले का नाम क्या होगा, तो इस दूसरे वाले का नाम देखिए, इसका नाम मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, इसका नाम होगा DYZ, यानी कि ये जो पालियाँ दिख रही हैं ये Y और Z के बीच में हो जाएगी, ठीक है। और इस तीसरे वाले का नाम हो जाएगा DX और Z, यानी कि ये जो पालियाँ होगी अब उस Z और X के बीच में होगी, यानी कि दो अक्षों के बीच में क्या हो जाएगी, ये पालियाँ हो जाएगी, तो ये इसका नाम हो जाएगा, यानी कि ये पालियाँ घूम जाएगी बस, है ना। अब नेक्स्ट इसमें 3 के नाम तो हमने लिख दिए, चौथे और 5 के नाम, और देखिए इसका और इसका नेम क्या है, तो इसका नेम क्या है वो मैं यहाँ पे नीचे बताता हूँ। 1 2 और 3 हो गए, ठीक है ना, 3 कक्षों के नाम बता दिए। इस चौथे कक्षक का नाम देखो, इसका नाम होगा DX² - Y²। इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसके अंदर जो स्थिति होगी वो ऐसी होगी, है ना, X और Y के बीच में होगा, मतलब X X के ऊपर भी और Y Y के ऊपर भी, ठीक है ना, उसके ऊपर ही लाइनिंग पे ही ये स्थित रहेगी, ऐसे डबलिंग करके। ओके, चलो एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी, जो लास्ट का कक्षक बचा है इसका नेम क्या है, तो इसका नाम होगा DZ²। DZ² का मतलब है कि ये जो दोनों पालियाँ हैं वो उस Z² के ऊपर ही कंप्लीटली फिल हो रही है। ओके, तो इस प्रकार से ये 5 कक्षों के नाम हो गए, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। अच्छा, ये पूरा चौथा का नाम देखो ऐसा बड़ा है। ओके, चलो अगर हम उनकी बात करें तो इसके पूरे के सभी के नेम आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये काफ़ी है आपके 12th लेवल तक भी, है ना। तो इसमें 7 कक्षक होते हैं। अब देखो इनमें नंबर कितने भरेंगे इलेक्ट्रॉन्स के, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या करते हैं, आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि एक कक्षक में डबल होता है ना। तो अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना चाहते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इस फॉर्मूले को किससे डबल कर देंगे, 2 से कर देंगे, यानी कि 12 + 1 जो था उसको ही हम 2 से गुणा कर देंगे, तो ये किसके नंबर आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर आ जाएंगे। आप ऐसा समझो कि जैसे ये एक है ना, एक ही कक्षक है, तो इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जैसे एक ही आ गया, दूसरा ही आ गया। ये 3 है तो 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इनके डबल हो जाएंगे, तीनों में 2 आएंगे ऐसे, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम ऐसे निकाल सकते हैं कि इसमें 1 है, तो S वाले में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। इस फॉर्मूले से भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इस फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे हम, जैसे मान लो हम S पे निकालना चाहते हैं, तो S में कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि यहाँ पे देखो S के लिए L का मान कितना होता है, 0 को आप 2 से गुणा करोगे तो 0, और 0 में 1 जोड़ोगे तो 1 को 2 से गुणा करोगे तो 2, तो यहाँ पे S में 2 हो जाएगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। P में देखिए यहाँ पर बार बार आप रख को चेक करोगे तो एक ही बात होगी, आप रख के देख लेना, ये आएगा P के। जब आप L का मान रखोगे 1 होता है,
1 को 2 से गुणा करोगे 2, 2 में 1 जोड़ोगे तो 3, 3 को 2 से गुणा करोगे तो 6, यानी कि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आए। अब देखो यहाँ पे ही बताया था आपको 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 3 जब ये हैं, जब आपके पास में 3 है तो 3 को सीधा 2 से गुणा कर दो, 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो यहाँ पे 6। अब बताओ यहाँ पे 5 है, 5 को 2 से गुणा किया तो sp डी के अंदर हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे मैक्सिमम। एंड एफ के अंदर बताओ 7 कक्षक है तो 7 दूनी 14, यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो कि इनमें भरे जाएंगे, ठीक है ना, मैक्सिमम। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, जैसे एस के अंदर मैक्सिमम 2 भरे जा सकते हैं, पी के अंदर 6 भरे जा सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स के नंबर में ऊपर लिख रहे हैं, sp डी के अंदर मैक्सिमम 10 भरे जा सकते हैं और एफ के अंदर मैक्सिमम 14 भरे जा सकते हैं। तो ये इस प्रकार से क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर हो गए, ये कक्षकों की संख्या हो गई इनमें, और कक्षकों के नेम बता दिए मैंने। ओके, तो इस प्रकार से ये मैग्नेटिक जो क्वांटम नंबर है ये हमारे को इन कक्षकों के बारे में बताती हैं, और इन कक्षकों के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं वो भी इस प्रकार से ये बताती हैं। अब नेक्स्ट जो क्वांटम संख्या बची, चौथी क्वांटम संख्या, उसके बारे में भी आप जानिए। तो देखिए जो चौथी क्वांटम संख्या होती हैं वो कौन सी होती हैं, वो होती है अपने पास स्पिन क्वांटम संख्या। कौन सी होती है, स्पिन या स्पाइन क्वांटम संख्या, जिसको हम बोलते हैं प्रचक्रण क्वांटम संख्या या फिर चक्रण क्वांटम संख्या। क्या बोल देते हैं, चक्रण क्वांटम संख्या। ये जो चक्रण क्वांटम संख्या होती हैं इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में स्पाइन, यानी कि स्पाइन क्वांटम नंबर। ओके, स्पाइन क्वांटम नंबर, और इसको हम, क्योंकि स्पाइन की स्पेलिंग ऐसे स्टार्ट हो रही है तो इसको डायरेक्ट ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एस से। ओके, तो ऐसे इसको क्या कर देंगे, हम रिप्रेजेंट कर देंगे। अब देखो ये क्या बताती हैं, ये बात बताती हैं कि इस कक्षक के अंदर या इस कोष के अंदर जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो देखो 2 चीज़ें होती हैं। एक तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर ऐसे चक्कर लगा रहा है। ओके, एक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खुद की एक्सिस पे भी घूमता है, यानी कि खुद की अक्ष में भी घूमेगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन देखो ये है ना, ऐसे तो घूम ही रहा है, लेकिन ये खुद के आसपास ऐसे भी घूम रहा है, खुद के चारों तरफ, खुद की अक्ष के चारों ओर भी घूर्णन कर रहा है। ओके, तो डबल मोशन कर रहा है ये, जैसे अपने सन के चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह होते हैं वो घूम रहे हैं। ओके, और जैसे पृथ्वी घूम रही है सूर्य के चारों ओर, और पृथ्वी अपने स्थान पे भी ऐसे घूम रही है, अपने एक्सिस पे भी ऐसे घूम रही है, घूर्णन करे जैसे दिन रात बनते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे भी डबल मोशन करते हैं ये इलेक्ट्रॉन भी, इसके चारों ओर भी घूमते हैं और खुद भी घूमते हैं। तो यहाँ पर देखो ये जब खुद घूमते हैं तो खुद भी 2 प्रकार से घूम सकते हैं। एक तो ऐसे, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये ऐसे घूम सकता है, ऐसे, ठीक है ना, यानी कि खुद की एक्सिस पे ऐसे घूम रहा है, यानी कि क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है। एक ये घूम सकता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में कैसे हो जाएगा, ऐसे उल्टा हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज में जैसे ये इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये ऐसे घूमेगा। ओके, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा के, ये घड़ी की जैसे सुइयां घूमती है वैसे घूमेगा, ये घड़ी की विपरीत दिशा में घूमेगा, तो यहाँ पे कह देंगे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, तो इस क्लॉकवाइज को हम बोल देते हैं +½ ओके, और इसको बोल देते हैं -½ यानी कि +½ किसका नंबर हो गया, ये एस का वैल्यू। तो एस की वैल्यू 2 होती है, या तो +½ या फिर -½ ओके। तो एस हमें क्या बताती हैं, स्पाइन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे चक्रण कर रहा है, कैसे वो स्पाइन कर रहा है। +½ है, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज घूम रहा है, और यदि एस का मीनिंग -½ हुआ, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो ये अच्छा, +½ वाले को हम ऐसे बना देते हैं, है ना, एरो ऊपर लगा देते हैं, और -½ वाले को ऐसे बना देते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन्स को शो कर सकते हैं। इसके ऊपर एरो बना दिया, ये पॉजिटिव, और ये हम नेगेटिव बोल सकते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं पॉजिटिव का मतलब यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन का साइन पॉजिटिव नहीं हुआ है, उसका चक्रण पॉजिटिव डायरेक्शन में है, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इसका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो इस प्रकार से ये चारों क्वांटम संख्याएं कंप्लीट होती हैं। और मैंने आपको एक नियम बताया था, पाउली का जो अपवर्जन नियम है, उस अपवर्जन नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि चारों जो क्वांटम संख्याएं होती हैं, उन चारों क्वांटम संख्याओं का मान एक इलेक्ट्रॉन के लिए सेम नहीं हो सकता है ना, तो चारों का अलग अलग होगा। यानी कि मैक्सिमम मान लो आप 3 का सेम भी हो जाए ना, तो भी जो एक बची उसका डिफरेंट होगा। और जैसे मान लीजिए इस एक इलेक्ट्रॉन के लिए 3 क्वांटम संख्याओं का मान सेम है, तो इस चौथे के लिए, यानी कि जो चौथी क्वांटम संख्या है उसका मान अलग होगा। जैसे मान लीजिए इसके लिए +½ है तो दूसरी के लिए -½ दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए -½ होगा। ऐसे समझिए आप कि एक कक्षक के अंदर, है ना, एक कक्षक में हम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन भरे। ओके, तो अब जैसे मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन भर रहा हूँ ना, तो जैसे इस इलेक्ट्रॉन के लिए और इस इलेक्ट्रॉन के लिए
3 क्वांटम संख्याओं के मान सेम हो सकते हैं, लेकिन जो चौथी क्वांटम संख्या है स्पाइन क्वांटम संख्या, वो उसका मान इसके लिए अलग होगा और इसका जो चक्रण होगा वो अलग होगा, विपरीत होगा। अगर इसका पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव होगा। अगर आपको पहले वाले को ऐसे भर दिया है नीचे की साइड में, तो दूसरे वाले को आप ऊपर की साइड में भरिए। ओके, तो ये भी राइट है, ये भी राइट है। ओके, कैसे भी आप शो कर सकते हो, वैसे मेनली ये वाला तरीका यूज में लेते हैं। तो कहने का मतलब ये जो चक्रण है, स्पाइन है, ये अपोजिट होनी चाहिए। ओके, तो इस प्रकार से चारों क्वांटम संख्याओं के मान अलग अलग होते हैं, है ना, एक इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम नहीं होंगे। और ये चारों क्वांटम संख्या हमारे को इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पूरी कंप्लीटली नॉलेज देती हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होता है, उसकी स्थिति क्या है, किस स्पीड से वो कोणीय वेग से घूम रहा है ना, किस कक्षक में है, ओके, कौन से उपकोष में है, ठीक है, और परमाणु का आकार क्या है। तो ये सारी बातें कौन बताती हैं, क्वांटम संख्याएं बताती हैं। ओके, आपको क्लास कैसे लगी, समझ में आई, तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करके बताना, और अधिक से अधिक बच्चों को ये क्लास शेयर करना ताकि सभी इसका बेनिफिट ले सके। और एक बार ये जरूर बताना कि मैं जो समझाया वो आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर समझ में आया हो तो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।